हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। तो चलिए बिना किसी की देरी के पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल। गन्स एंड रोवर्स, आज का टॉपिक है हमारा गन्स एंड रोवर्स। सब हेडिंग क्या कहता है कि वाई सरकारी इसरो डिलीवर्स बट सरकारी डीआरडीओ डजंट। क्यों सरकारी इसरो जो है वो हमें फल तो दे रहा है, डिलीवरी तो कर रहा है, यानी कि रिज़ल्ट तो दे रहा है, लेकिन सरकारी डीआरडीओ नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन जुलाई 1980 इसरो हैड अ ब्रेकआउट मोमेंट। जुलाई 1980 में इसरो के लिए क्या था, एक सडन राइज का मोमेंट था। क्यों था? क्योंकि SLV-3 वाज सक्सेसफुली लॉन्च। SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ SLV, मेकिंग इंडिया ओनली द 6th कंट्री टू मास्टर अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत जो है 6th कंट्री बन गया जिसके पास अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। दैट प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर, उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने बाद में सून मूव टू DRDO टू डेवलप द मिसाइल प्रोग्राम। वो तुरंत DRDO चले गए ताकि वो मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। इट डिड वेल, उसने अच्छा किया, बट इसने अच्छा किया मतलब डॉक्टर कलाम ने नहीं, मिसाइल प्रोग्राम ने अच्छा किया। बट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इसरो एंड DRDO इज स्टार्क। तो आज के समय में जो इसरो है और DRDO, उसमें बहुत ही डिफरेंसेस है, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है ना। द फॉर्मर इज़ फेटेड वाइल द लैटर इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर इनएफिशिएंसी। अपनी अक्षमताओं के लिए DRDO को, लैटर है ना, लैटर मतलब बाद वाले को, बाद वाले की निंदा होती है, जबकि जो पहले वाला है इसरो, द फॉर्मर, इसका क्या होता है, तारीफ़ होता है, ऑनर्ड होता है, ये चेरिश होता है। लास्ट ईयर अ CAG ऑडिट हाईलाइटेड द मेनी डिलेज इन DRDO प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। पिछले साल CAG की रिपोर्ट से ये मालूम चला हमें, उसने ये हाईलाइट किया कि DRDO के जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितनी डिलेज होती हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। DRDO has often been helmed by people with a credible track record, such as Kalam or the physicist Raja Ramanna, who oversaw the design of India's first nuclear reactor. Helm मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस। DRDO हमेशा से ऐसे लोगों के द्वारा, समझो कि ऐसे लोगों के द्वारा संभाला गया है, जैसे कि कलाम और राजा रमन्ना, जो कि बहुत ही सराहनीय व्यक्ति थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं कर सकता। राजा रमन्ना, हु, देखिए यहाँ पर हु लगा है। हु क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो ये किसके लिए आया है, राजा रमन्ना के लिए आया है। राजा रमन्ना हु ओवरसॉ, ओवरसॉ का मतलब होता है सुपरवाइज करना। हु सुपरवाइज्ड द डिज़ाइन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है ना, राजा रमन्ना कौन थे, जिन्होंने इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के डिज़ाइन का सुपरविज़न किया था। तो इन लोगों के द्वारा DRDO संचालित था, इन लोगों के देख रेख में था। येट इट इज़ नॉट डिलीवर्ड, लेकिन आज तक भी ये चीज़ पूरा नहीं किया जा सका। सीज डेटाबेस शोड इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन 2018 to 22। सिपरी का जो डेटाबेस है वो हमें ये बताता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर 2018 से लेकर 22 तक कौन था, इंडिया था। इंडिया इम्पोर्टर था 2018 से 22 तक में वर्ल्ड का लार्जेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान देना है। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है कि बाहरी कंट्री से आप सामान मंगवा रहे हो, इंपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री से कोई सामान बाहर भेज रहे हो सेल करने के लिए, ठीक है ना, और ये ख़रीद के मंगा रहे हो।
तो 18 से 22 तक भारत हथियार बाहर से खरीदने वालों में सबसे बड़ा था। ठीक है, द रीज़न फॉर इट लाइज इन द सेम CAG रिपोर्ट, इसका कारण भी उसी CAG रिपोर्ट में देखने को मिलता है, विच सेड देयर इज़ अ inadequate synergy between DRDO and India's armed services। इंडिया के आर्म सर्विसेज और DRDO के बीच में inadequate synergy है। synergy मतलब क्या है? कोएक्शन, टीम वर्क, यानी कि जितना टीम वर्क होना चाहिए दोनों के बीच में, जितना दोनों के बीच में सहयोग होना चाहिए वो नहीं है, वो इनएडिक्वेट है। एडिक्वेट मतलब पूर्ण नहीं है, इनएडिक्वेट मतलब। एंड हाँ, ये तो हो गया। इट लीड्स टू टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, इसके कारण क्या हो रहा है कि समय भी जा रहा है और पैसा भी खूब बह रहा है। An assessment of DRDO need to factor the armed services need and government of India's budget constraints। एक अगर हम बात करें, DRDO अगर इसी को असेस करेगा, देखेगा, मूल्यांकन करेगा, तो उसे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आर्म फोर्सेस नीड्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके और आर्म फोर्सेस की नीड को कैसे पूरा किया जा सके। ठीक है ना। ट्रेड ऑफ एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोक्यूरमेंट कैन बी फ्रेम्ड एज ट्राइलेमा। द नीड इज़ फॉर हाई क्वालिटी आर्म्स एट अ लो कॉस्ट विच विथ क्विक डिलीवरी। कहता है कि जो एग्रीमेंट होगा स्वदेशीकरण का, डिफेंस के स्वदेशीकरण के प्रोक्यूरमेंट का, यह एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। द नीड इज़ फॉर हाई क्वालिटी आर्म्स एट अ लो कॉस्ट। अब क्या है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो क्या है कि हाई क्वालिटी आर्म्स मिलने चाहिए, हथियार मिलने चाहिए, और वो भी क्या, लो कॉस्ट पे और विथ क्विक डिलीवरी, और जल्दी डिलीवरी के साथ। Only two of these three objectives can be met at any time। किसी भी समय इन तीन में से दो हो सकते हैं, दो पूरे किए जा सकते हैं। एंड इंडियाज नीडेड अप एज द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर एज परचेसेस आर समटाइम्स ट्रिगर्ड बाई क्राइसिस। कहता है कि कभी कभी क्या होता है, अपने देखिए करना क्या है कि इंडिया को ना अपना जो ये लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर का जो टैग है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जब बुरे हालात होते हैं तो हमें अपने हथियार बढ़ाने पड़ते हैं, ख़रीदारी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर खुद का रहेगा तो ख़रीदारी कम करनी पड़ेगी। इफ़ दैट इज़ टू चेंज, अगर इसको चेंज करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू टेक द लीड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा। ग्लोबल आर्म्स इंडस्ट्री सीज लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। वैश्विक जो ग्लोबली जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत ही लिमिटेड करता है, यानी कि हर देश अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्पाइट ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना हैज़ेंट येट गॉट अ ग्रिप ऑन जेट टर्बोफैन इंजन। चाइना के पास इतना इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी, हम जो इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं चाइना में, उसके बावजूद भी वो टर्बोफैन इंजन का जो है ना टेक्नोलॉजी, वो किसी को नहीं दिया है ना। देयरफॉर इफ़ DRDOs टू डिलीवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट एंश्योर स्मूथ कोलैबोरेशन विद द आर्म सर्विसेज एंड टू स्टिक टू रियलिस्टिक प्रोजेक्ट। अगर DRDO को अगर DRDO को डिलीवर करना है तो भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मस्ट इंश्योर करेगा कि स्मूथ कोलैबोरेशन होना चाहिए आर्म सर्विसेज के साथ DRDO का, और रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स के साथ। इफ़ देन नीड्स टू बी बैक्ड बाय कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या होगा कि इस चीज़ के लिए
कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट DRDO को देना पड़ेगा एज ग्लोबली फेल्यूर रेट्स आर हाई। क्योंकि अगर हम पूरे विश्व के स्तर पे देखें तो फेल होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो सक्सेस पाने का अगर रेट कम है तो उसको कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते रहना पड़ेगा। अ डोमेस्टिक हाईटेक डिफेंस बेस इज़ पॉसिबल विथ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक डोमेस्टिक हाईटेक डिफेंस बेस जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं विथ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज का पैसेज। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। DRDO जो है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोटो क्या है इसका? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। पेरेंट एजेंसी कौन है इसकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत, और ये 25 अगस्त 2023 को अपॉइंट हुए हैं, बिल्कुल नए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब रखा गया था, कब ये बनाया गया था? तो 1958 में। और यही है हमारे न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO समीर वी कामत। एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है DRDO के बारे में कि एक रक्षिता क्या है? ये एक एम्बुलेंस है जो कि CRPF के द्वारा और DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, ये एक ऐसा एम्बुलेंस है। तो इसका काम क्या है? अटेंड टू अर्जेंट इवैक्यूएशन नीड्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल इन इवेंट ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी और बैटल इंजरी। इसमें इमरजेंसी में आपको उसको बाहर निकालना है, ये काम है उसका। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस हैव बीन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्बुलेंस। इन सभी एम्बुलेंस को बनाने में कौन लगा हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसेस। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक रिसर्च बॉडी अंडर DRDO। ये इसी का एक बॉडी है। ठीक है, तो ये रक्षिता नाम याद रखना है कि क्या है, ये एक एम्बुलेंस है वो DRDO और CRPF का। ठीक है, इसमें CAG की बात भी आई है, तो CAG को भी रिवाइज कर लेते हैं। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो प्रेजेंट में हमारे CAG हैं उनका नाम है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। CAG का जो टर्म होता है वो 6 साल होता है या 65 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। संविधान में आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है। 148 से लेकर 151 तक सब बातें CAG की लिखी गई है। फर्स्ट CAG कौन थे? तो वी नरहरि राव थे हमारे। CAG के अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन नॉमिनेट कौन करता है? तो नॉमिनेट करते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। CAG के बारे में संविधान में कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? तो 5th पार्ट में लिखा हुआ है, और वो भी 5th चैप्टर में लिखा हुआ है। आर्टिकल 148 बताता है कि एक CAG होना चाहिए। 149 में इसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं और पावर हैं ये बताई गई है। 150 में किस तरह के अकाउंट होते हैं सरकार का, ये बताया गया है। और 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है, ये इंडिया के 14 CAG हैं। ठीक है, 8 अगस्त 2020 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है, अब एक सवाल मैं भी डालता हूँ जो आप कमेंट्स में आंसर देंगे कि हेडक्वार्टर, अगर आप कल की वीडियो आपने देखा है तो मुझे बताएंगे हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहाँ है। ठीक है, 100 सवाल ये है। और ब्रिक्स 2023 का होस्ट कौन था? मतलब कौन सी कंट्री इसकी होस्ट थी? ये 2 सवाल का जवाब आप कमेंट्स में देंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं कल। धन्यवाद।